हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेविंग बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस अभी अपडेटेड हुए हैं। इसमें से बहुत सारे रूल चेंज हो गए हैं, तो उसके बारे में भी हम डिटेल्स आपको बताएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डिटेल्स पता नहीं रहती। पहला क्वेश्चन है, द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जनरल रूल 1981 केम इनटू फोर्स। तो ये रूल आया था एग्जिस्ट में फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1982। 1 अप्रैल 1982 को ये रूल एग्जिस्ट में आए थे, सेविंग बैंक जनरल रूल 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जनरल रूल 1981 जॉइंट अकाउंट मीन्स। तो यहाँ पर सेविंग बैंक रूल के हिसाब से, सेविंग बैंक जनरल रूल के हिसाब से बोला गया है, तो ये होगा एन अकाउंट ओपन ऑन बाय 2 और 3 एडल्ट। तो एसबी में पहले 2 या 3 लोग जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते थे, लेकिन अभी जब से जीएसपीआर 2019 आया है, यानी गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन रूल 2019, तब से सिर्फ दो ही लोग एसबी अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये अपडेटेड है, लेकिन कुछ कुछ सिलेबस में अभी भी पीओएसबी जनरल रूल 1981 है, तो ये याद में रखना पड़ेगा। अगर आपको पीओएसबी जनरल रूल के हिसाब से पूछा जाए तो 2 या 3 लोग ओपन कर सकते हैं अकाउंट, और अगर जीएसपीआर के हिसाब से पूछा जाए तो सिर्फ 2 लोग सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स परमिसिबल इन अ जॉइंट अकाउंट। तो मैक्सिमम कितने लोग जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो पहले जो था, पहले 3 लोग अलाउड थे, लेकिन अभी जीएसपीआर 2019 के हिसाब से ये सिर्फ 2 लोग अलाउड रहेंगे। तो ये पुराने इससे अगर पूछा जाए तो 3 आंसर रहेगा, और अगर नहीं जीएसपीआर के हिसाब से पूछा जाए तो आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजर्वेशन ऑफ पासबुक इज नॉट प्रेजेंटेशन ऑफ पासबुक इज नॉट नेसेसरी इन विच केस। तो कौन से केस में पासबुक लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर रहेगा इसका एसबी चेक अकाउंट। चेक अकाउंट अगर है तो उसे पासबुक लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी कोई किसी भी अकाउंट में पासबुक लाने की ज़रूरत नहीं है। इलिटरेट और बीओ वाले कुछ ऐसे एक्सेप्शन है उसमें, लेकिन बाकी ये जो है एसबी पासबुक अकाउंट, एसबी चेक अकाउंट, एसबी जॉइंट अकाउंट, एसबी माइनर अकाउंट, तो किसी भी अकाउंट में पासबुक लाने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले जो था जनरल रूल के हिसाब से पासबुक लाने की ज़रूरत पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे 4 स्टेटमेंट दिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। तो ये सारे करेक्ट है, लेकिन कौन से रूल के हिसाब से, पीओएसबी जनरल रूल 1981 के हिसाब से। पहला स्टेटमेंट दिया था, सिंगल अकाउंट इन द नेम ऑफ एन एडल्ट मे बी कन्वर्टेड इनटू जॉइंट अकाउंट इन द नेम ऑफ द ओरिजिनल डिपॉजिटर एंड अनदर एडल्ट, एंड अ जॉइंट अकाउंट in the name of the 2 depositor may be converted into a single account in the name of one of the joint डिपॉजिटर। तो यहाँ पर सिंपल कहा गया था कि सिंगल अकाउंट को जॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और जॉइंट को सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसके हिसाब से, पीओएसबी रूल 1981। ये जो था पीओएसबी रूल 1981, इसके हिसाब से ये अलाउड था, लेकिन अभी जो आया है जीएसपीआर 2019, इसके हिसाब से ये अलाउड नहीं है। पहले सिंगल को ज्वाइन कर सकते थे और जॉइंट को सिंगल कर सकते थे, लेकिन अभी ये अलाउड नहीं है। तो आप उसमें नोट करना कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। अगर पीओएसबी 1981 के हिसाब से पूछा है तो अलाउड है, और अगर जीएसपीआर 2019 के हिसाब से पूछा है तो अलाउड नहीं है। दूसरा यहाँ पर दिया था, अ जॉइंट अकाउंट इन द नेम ऑफ 3 एडल्ट मे बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल अकाउंट इन द नेम ऑफ वन ऑफ द डिपॉजिटर और इनटू जॉइंट अकाउंट इन द नेम ऑफ 2 डिपॉजिटर इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन ऑफ द ओरिजिनल डिपॉजिटर। तो यहाँ पर भी वही कहा गया है कि जॉइंट अकाउंट को सिंगल कर सकते हैं। अगर 3 है डिपॉजिटर तो 3 को एक डिपॉजिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या 3 को 2 डिपॉजिटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जॉइंट को सिंगल कर सकते हैं, या 3 आदमी से एक नाम हटा के सिर्फ 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये किसके हिसाब से, पुराने पीओएसबी 1981 के हिसाब से, लेकिन अभी जीएसपीआर के हिसाब से ये भी गलत है, ये भी नहीं कर सकते। पुराने हिसाब से ये करेक्ट है, नए हिसाब से ये गलत है। नेक्स्ट, a joint account in the name of 2 adults may be converted into joint account in the name of 3 adults including at least one of the original depositor। तो यहाँ पर फिर से वही आया है, जॉइंट अकाउंट को 2 आदमी के नाम से अगर जॉइंट अकाउंट है तो उसे 3 आदमी के नाम से कन्वर्ट कर सकते थे, इससे इस समय पीओएसबी 1981 के हिसाब से, लेकिन जीएसपीआर 2019 के हिसाब से इसे भी अभी कैंसिल कर दिया है, अभी ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट फोर्थ था, a single account in the name of an adult may be converted into a joint account in the name of 3 adults including the original deposit। फिर से वही, सिंगल अकाउंट को जॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 नाम से, लेकिन ये पहले करते थे, अभी इसे अलाउड नहीं है। अभी सिंगल को जॉइंट भी नहीं कर सकते और जॉइंट को सिंगल भी नहीं कर सकते। तो ये जो सारे चेंजेस है ये पीओएसबी जनरल रूल 1981 के हिसाब से थे, अभी जीएसपीआर के हिसाब से ये सब अलाउड नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, subject to the provision of the relevant rules relating to account, the conversion is permissible from single to joint and joint to single in the name of at least one of the original depositor. तो ये जॉइंट टू सिंगल और सिंगल टू जॉइंट कन्वर्शन कर सकते थे। कौन सी कंडीशन थी उसके लिए? ऑन अ रिटर्न एप्लीकेशन बीइंग मेड बाय इट्स होल्डर और होल्डर्स। तो उसका अगर होल्डर यानी अकाउंट होल्डर जो है वो एक एप्लीकेशन देता है कि सिंगल को ज्वाइन करना है या ज्वाइन को सिंगल करना है, तो वो कर सकता था। किसके हिसाब से? पीओएसबी जनरल रूल 1981 के हिसाब से। अभी ये अलाउड नहीं है। जीएसपीआर 2019 के हिसाब से सिंगल को ज्वाइन नहीं कर सकते और ज्वाइन को सिंगल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इफ अकाउंट इज फाउंड टू हैव ओपन इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी रेलेवेंट रूल for the time being in force and applicable to the account kept in the post office saving bank, the relevant head saving bank may at any time cause the account to be closed and the deposit made in the account refunded to the depositor. तो यहाँ पर आंसर है नो इंटरेस्ट विल बी पेड इन दैट केस। तो ये पीओएसबी जनरल रूल के हिसाब से कहा गया था कि अगर कोई अकाउंट इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल यानी नियमों के खिलाफ अगर ओपन होता है तो ऐसे अकाउंट को सेविंग बैंक के जो हेड है उसमें रिलेवेंट हेड में उस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं और जितना भी उसमें अमाउंट है वो रिफंड किया जाएगा जिसके नाम से वो अकाउंट है उसे। तो यहाँ पर आंसर आएगा इस केस में कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं होगा। अगर ऐसा कोई अकाउंट क्लोज होता है इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल का तो ऐसे केस में कस्टमर को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये भी एलजीओ में आया था एक क्वेश्चन। As per the Post Office Saving Bank General Rule 1981, who is competent to recover any interest or any other amount paid in excess in the same manner as an arrear of land revenue? तो ये हेड पोस्ट मास्टर का काम था। अगर किसी को ज़्यादा पेमेंट हो चुका है इंटरेस्ट का तो उस इंटरेस्ट को रिकवर करने का काम कौन करता था? हेड पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट शैल नॉट बी लेस देन। तो ये 5 रुपीज़ था। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट 5 रुपये से कम का नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर पीओएसबी रूल 1981 में दिया गया था। मिनिमम डिपॉजिट 5 रुपये का रहेगा सेविंग बैंक में। दूसरा, विड्रॉवल बाय चेक इन एनी सेविंग अकाउंट शैल नॉट बी लेस देन। तो ये 20 रुपये से कम का विड्रॉल अलाउड नहीं था चेक से 20 रुपये से कम और मिनिमम डिपॉजिट 5 रुपये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट टू ओपन अस एसबी अकाउंट। एसबी अकाउंट ओपन करने के लिए पहले 20 रुपये लगते थे लेकिन अभी इसको मिनिमम अमाउंट है 500 रुपये। पहले 20 रुपये लगते थे, अभी 500 रुपये लगते हैं मिनिमम अमाउंट अकाउंट ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम बैलेंस प्रिस्क्राइब फॉर अ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के लिए पहले मिनिमम बैलेंस 50 रुपये था, अभी ये भी 500 रुपये हो गया है मिनिमम बैलेंस। और अगर किसी अकाउंट में बैलेंस मिनिमम नहीं रहता है यानी 500 रुपये बैलेंस नहीं रहता है तो उसके अकाउंट से 100 रुपये काट दिए जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन एसबी अकाउंट हैविंग नॉन चेक फैसिलिटी। तो नॉन चेक के लिए पहले 50 रुपये बैलेंस था मिनिमम लेकिन अभी ये 500 रुपये हो चुका है। तो ये सारे कंपैरिजन आप करते जाइए जैसे जैसे इसमें आते हैं। मिनिमम बैलेंस पहले 50 रुपये था, अभी 500 रुपये हो गया है। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट टू ओपन एसबी चेक अकाउंट। एसबी चेक अकाउंट के लिए पहले भी 500 रुपये लगते थे, अभी भी 500 रुपये ही लगते हैं। एसबी चेक अकाउंट ओपन करने के लिए पहले भी 500 रुपये लगते थे, अभी भी 500 रुपये लगते हैं। उसके बाद में व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अकाउंट हेल्ड इन एसबी अकाउंट। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एन अमाउंट की मैक्सिमम लिमिट एसबी अकाउंट के लिए कितनी है? एसबी अकाउंट में मैक्सिमम कितना अमाउंट रख सकते हैं? तो नो लिमिट, कितना भी अमाउंट रख सकते हैं। उसके बाद में इफ एन सेविंग अकाउंट इज ओपन विथ ₹20, व्हाट शुड बी द मिनिमम बैलेंस? BAT, बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन आफ्टर सब्सिक्वेंट डिपॉजिट। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट के बाद में उसमें मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? तो पहले 50 था, अभी 500 हो गया है। अभी 500 से ही ओपन करना है, 20 रुपये से अभी ओपन नहीं होगा, 500 रुपये से ओपन होगा और मिनिमम बैलेंस भी 500 रुपये ही रखना है। पहले 20 रुपये से ओपन होता था और 50 रुपये मिनिमम रखने पड़ते थे, अभी 500 से ओपन होगा और 500 रुपये ही रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इफ वन सेविंग अकाउंट इज ओपन विथ ₹20, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कितना होना चाहिए था? 30 रुपये, क्योंकि 50 रुपये मिनिमम बैलेंस था पहले, अभी तो 500 रुपये हो गए। पहले अगर कोई अकाउंट 20 रुपये से खोला जाता है तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उसको 30 रुपये का करना पड़ता था, लेकिन अभी 500 रुपये से ही ओपन करना है और मिनिमम बैलेंस 500 रुपये रखना ही है। व्हाट इज़ द रिसिप्ट यूज टू ओपन एसबी RDTD अकाउंट एट ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस में जो अकाउंट ओपन किया जाता है वो SB 26 उसको रिसिप्ट दी जाती है। SB 26 रिसिप्ट दी जाएंगी जब भी अकाउंट ओपन किया जाएगा ब्रांच ऑफिस में SB RD या TD का। नेक्स्ट, when the passbook is taken from the depositor and cannot be returned to him immediately, this receipt will be issued। तो इसमें SB 28 रिसिप्ट दी जाती थी
जब भी कोई पासबुक कस्टमर से लिया जाता है और उसके बदले में उसको रिटर्न पासबुक नहीं मिलता है इमीडिएटली, तो ऐसे केस में उसे एक रिसिप्ट दी जाती है और उस रिसिप्ट को कहते हैं SB28। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन बाय जॉइंट ए टाइप अकाउंट? जॉइंट ए मतलब दोनों की साइन चाहिए। ऑल डिपॉजिटर्स शुड साइन इन द विड्रॉल फॉर्म, यानी जब भी पैसे निकालने हैं जॉइंट ए अकाउंट से, तो ऐसे केस में दोनों डिपॉजिटर यानी जितने भी डिपॉजिटर है उस जॉइंट अकाउंट के, वो सारे अकाउंट होल्डर की साइन चाहिए। व्हाट इज द मीन बाय जॉइंट बी टाइप? जॉइंट बी में कोई भी एक डिपॉजिटर साइन करके विड्रॉल निकाल सकता है, मतलब एनी वन ऑफ द डिपॉजिटर कैन साइन इन द विड्रॉल फॉर्म जॉइंट बी में। जॉइंट ए में दोनों की साइन चाहिए, जॉइंट बी में दोनों में से कोई एक की साइन चाहिए। दिस विल बी रेफर्ड फॉर वेरीफाइंग द सिग्नेचर ऑफ द एसबी अकाउंट होल्डर एट एसओ। तो ये पुराना है, एसबी स्पेसिमन सिग्नेचर बुक पहले यूज़ करते थे अकाउंट की सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए। तो अकाउंट की सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए पहले एसबी स्पेसिमन सिग्नेचर बुक रहा करता था, उसे यूज़ करते थे। लेकिन अभी फिनेकल में IES ये मेनू से सिग्नेचर चेक कर सकते हैं कीप ID डाल के, या फिर डायरेक्ट अकाउंट का जब विड्रॉल करेंगे तब सिग्नेचर दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जनरल रूल 1981 नॉमिनेशन और कैंसलेशन और वेरिएशन ऑफ नॉमिनेशन शैल बी रजिस्टर्ड इन द रिलीवेंट। तो यहाँ पर नॉमिनेशन और कैंसलेशन ऑफ नॉमिनेशन ये सब पुराने दिए गए हैं, अभी नए इसमें जिस ऑफिस का है उसी ऑफिस में नॉमिनेशन होता है। अगर नॉमिनेशन करना है या कैंसिल करना है या चेंज करना है तो वो काम कहाँ पर होगा? अगर सब ऑफिस का अकाउंट है तो सब ऑफिस में होगा, या हेड ऑफिस का अकाउंट है तो हेड ऑफिस में होगा। तो ये पुराने इसमें दिया था POSB मैनुअल में कि पहले सिर्फ हेड ऑफिस में, हेड सेविंग बैंक में होते थे, लेकिन अभी जिस ऑफिस का अकाउंट है उसी ऑफिस में होता है। तो ये चेंजेस आप याद में रखना, क्योंकि सारे बुक्स में ये करेक्शन नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट, नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो कौन से अकाउंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं है? तो ये पुराना था POSB मैनुअल वॉल्यूम 1 पुराना जो है सेविंग बैंक रूल, उसके हिसाब से माइनर अकाउंट में नॉमिनेशन अलाउड नहीं था, लेकिन अभी सारे अकाउंट्स में नॉमिनेशन कंपलसरी हो गए। इवन माइनर अकाउंट्स में भी अभी नॉमिनेशन करना पड़ता है। तो पुराने इसमें माइनर अकाउंट में नॉमिनेशन अलाउड नहीं था, नए इसमें नॉमिनेशन करना कंपलसरी है, माइनर अकाउंट रहा तो भी। नेक्स्ट, in an account open or to be opened by or on behalf of a minor or a person of unsound mind, nomination will be as per following parameters। तो यहाँ पर फिर से वही है कि नॉमिनेशन, नो नॉमिनेशन शैल बी मेड कहा गया है। ये पुराने इसमें से है कि अगर माइनर अकाउंट है या पर्सन विथ अनसाउंड माइंड, यानी जो पागल है या कुछ दिव्यांग लोग हैं उनके लिए, या कुछ ऐसे अनसाउंड माइंड के पर्सन है उनके अगर अकाउंट खोलने, तो ऐसे अकाउंट में नॉमिनेशन अलाउड नहीं था, लेकिन अभी इन सारे अकाउंट्स में नॉमिनेशन करना कंपलसरी हो गया है GSPR 2019 के बाद। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्म यूज फॉर एप्लीकेशन फॉर मेकिंग कैंसिलेशन और वेरिएशन आफ्टर ओपनिंग ऑफ SB RD TD MIS SCSS अकाउंट? तो नॉमिनेशन कैंसिल करना है या चेंज करना है तो इसके लिए फॉर्म रहता है SB 55। नॉमिनेशन कैंसिल या चेंज करने के लिए फॉर्म था SB 55। ये भी पुराना था, अभी सारे फॉर्म्स भी चेंज हो गए हैं, तो उसके लिए आपको GSPR 2019 पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट, 27, हु विल मेंटेन द नॉमिनेशन फॉर द SB अकाउंट ओपनड एट SO। तो ये पहले जो थे हेड ऑफिस नॉमिनेशन का रजिस्टर मेंटेन करते थे SB मैनुअल वॉल्यूम 1 के हिसाब से, लेकिन अभी जब से फिनेकल चालू हुआ है सारे सब ऑफिस के नॉमिनेशन सब ऑफिस में ही होते हैं और उसका हेड ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। सब ऑफिस का अगर नॉमिनेशन करना है तो सब ऑफिस में ही होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फी ड्यू मेकिंग नॉमिनेशन इन अ सेविंग अकाउंट फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम अगर नॉमिनेशन करना है यानी अकाउंट ओपनिंग के टाइम में तो कोई फ़ी नहीं रहेगी। फर्स्ट टाइम अगर नॉमिनेशन करना है तो कोई फ़ी नहीं रहेगी, लेकिन सेकंड टाइम अगर नॉमिनेशन करना है तो उसके लिए फ़ी रहेगी। फी फॉर कैंसलेशन और वेरिएशन ऑफ नॉमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ SB RD TD विल बी रियलाइज इन द फॉर्म ऑफ। तो ये पहले जो है POSB मैनुअल के हिसाब से पहले इसकी फीस जो है वो अनडिफेस पोस्टेज स्टैम्प के रूप में ली जाती है, लेकिन अभी ये जो है ये UCR में GL कोड में डाल दी जाती है। तो पहले इसकी फ़ीस अनडिफेस पोस्टेज स्टैम्प के रूप में ली जाती थी नॉमिनेशन चेंज करने की या कैंसिल करने की फ़ीस, अभी इसे UCR में GL कोड में ली जाती है।
नेक्स्ट, व्हाट इज फी फॉर कैंसल और वेरी नॉमिनेशन रिस्पेक्ट ऑफ SBRDTD। तो SBRDTD का नॉमिनेशन चेंज करना है या कैंसिल करना है, फीस थी 1 रुपये पहले थी, अभी ये हो गई है 59 रुपीज़, यानी 50 रुपये प्लस 9 रुपये GST। पहले ये फी थी 1 रुपये, अभी नॉमिनेशन चेंज करना है तो 59 रुपीज़ लगेंगे। व्हाट इज द कॉमन फॉर्म यूज टू ओपन SBRDTD MIS SCSS अकाउंट एंड परचेस ऑफ NSC KVP सर्टिफिकेट। तो इसके लिए पहले फॉर्म जो थे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म थे, लेकिन अभी ये फॉर्म भी चेंज हो गए अकाउंट ओपन करने के लिए। अभी ये फॉर्म जो है नए फॉर्म है, फॉर्म 1 या उसका जो भी नंबर है वो फॉर्म आपको यूज़ करना पड़ेगा अकाउंट ओपन करने के लिए या NSC KVP लेने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर ओपनिंग अ सिंगल सेविंग अकाउंट बाय माइनर हिमसेल्फ इन हीज नेम। अगर किसी माइनर को अकाउंट खुद के नाम से खुद ही खोलना है तो उसके लिए मिनिमम एज लिमिट रहेगी 10 साल। 10 साल का अगर होता है तो वो खुद अपने नाम से अकाउंट खोल सकता है, माइनर थ्रू सेल्फ। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, ओपनिंग ऑफ SB अकाउंट कैन बी ओपन बाय मीन्स ऑफ चेक। ओपनिंग ऑफ SB अकाउंट कैन बी ओपन बाय मीन्स ऑफ चेक, मतलब चेक से SB का अकाउंट खोल सकते हैं ऐसा बोला गया है यहाँ। तो हमें पता है चेक से SB का अकाउंट नहीं खुलता है, सिर्फ कैश से ही SB का अकाउंट खुलता है, इसलिए स्टेटमेंट होगा रॉन्ग। अब वो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। डिपॉजिटर इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में बी मेड। SB में डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, या तो कैश से कर सकते हैं या चेक से कर सकते हैं, DD से कर सकते हैं या सरेंडर ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर, ऑल द अबव। इंडियन पोस्टल ऑर्डर सरेंडर करके भी SB में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये सारे करेक्ट है, आंसर रहेगा ऑल द अबव। नेक्स्ट 35, ब्रांच पोस्टमास्टर कैन सैंक्शन SB विड्रॉल विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ अकाउंट ऑफिस अप टू द अमाउंट। तो 5,000 रुपये तक की ये लिमिट थी ब्रांच पोस्टमास्टर SB विड्रॉल विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ अकाउंट ऑफिस। अकाउंट ऑफिस के सैंक्शन के बिना 5,000 तक का विड्रॉल ब्रांच पोस्टमास्टर सैंक्शन कर सकता था। तो ये पहले लिमिट थी। अभी इसकी लिमिट मेरे ख्याल से 10,000 हुई है या नहीं, आपको कंफर्म करके बताना पड़ेगा। तो 5,000 इसकी लिमिट थी ब्रांच पोस्टमास्टर की SB विड्रॉल की, विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ AO, अकाउंट ऑफिस के बिना, सैंक्शन के बिना। नेक्स्ट, a branch post office is authorized to allow withdrawal of amount not exceeding ₹5,000 without obtaining prior sanction of its account office subject to the condition that। तो 5,000 तक की विड्रॉल अलाउड है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, तो नॉट मोर देन 1 विड्रॉल इज अलाउड ऑन एनी डे फ्रॉम एनी अकाउंट। तो एक दिन में एक ही विड्रॉल अलाउड है, एक से ज़्यादा विड्रॉल अलाउड नहीं है। 5,000 रुपये की लिमिट है, लेकिन एक दिन में एक ही विड्रॉल अलाउड है एक अकाउंट से। नेक्स्ट, हाउ मेनी विड्रॉल्स आर अलाउड इन अ डे इन एन अकाउंट ऑफ ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस में एक दिन में कितने विड्रॉल अलाउड है, तो सिर्फ एक ही विड्रॉल अलाउड है ब्रांच ऑफिस में। ये PSS ग्रुप B में ही आता है और LGO के एग्ज़ाम में भी आया था क्वेश्चन, इसलिए सारे एग्ज़ाम के हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू व्हाट अमाउंट अ नॉन गैजेटेड पोस्टमास्टर कैन राइट ऑफ इन केस ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ सेविंग अकाउंट। तो 5 रुपये का यहाँ पर दिया गया है, अगर नॉन गैजेटेड पोस्टमास्टर है तो राइट अप कर सकता है। डिफरेंस अगर है इंटरेस्ट में, एक्सेस पेड हुआ है तो 5 रुपये तक का इंटरेस्ट वो माफ़ कर सकता है, राइट अप कर सकता है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, up to what amount a gazetted postmaster can write off in case of excess payment of interest at the time of closure of saving account। तो गैजेटेड पोस्टमास्टर अगर है तो उसको 10 रुपये की पावर है राइट ऑफ करने की, इंटरेस्ट अगर ज़्यादा पेड हो चुका है तो। नॉन गैजेटेड रहा तो 5 रुपये की लिमिट रहेगी, और गैजेटेड रहा तो 10 रुपये की लिमिट रहेगी राइट ऑफ करने की इंटरेस्ट। व्हाट इज एम्पावर्ड टू क्लोज एन हु इज एम्पावर्ड टू क्लोज एन अकाउंट विदाउट पासबुक। विदाउट पासबुक अकाउंट क्लोज करने की परमिशन किसे है, तो ये हेड पोस्टमास्टर को परमिशन दी गई है विदाउट पासबुक अकाउंट क्लोज करने की। हु इज एम्पावर्ड टू क्लोज एन अकाउंट विदाउट पासबुक, हेड पोस्टमास्टर। अभी ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। पहला दिया है जॉइंट बी टाइप अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय आइदर ऑफ द डिपॉजिटर। जॉइंट बी टाइप अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी डिपॉजिटर अगर चाहे तो। गलत है, SB 10B पे दोनों की साइन लगती है। दूसरा है जॉइंट ए टाइप अकाउंट कैन बी ट्रांसफर अंडर द सिग्नेचर ऑफ द बोथ ऑल डिपॉजिटर ओनली, दिस कंडीशन फॉर ट्रांसफर इज नॉट अप्लीकेबल फॉर जॉइंट बी टाइप अकाउंट। तो ये भी गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि जॉइंट ए के लिए दोनों की साइन चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन जॉइंट बी के लिए दोनों की साइन की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। दोनों की साइन लगती है जब भी ट्रांसफ़र करना है।
तीसरा दिया है इन बोथ जॉइंट ए एंड जॉइंट बी टाइप अकाउंट एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड टू बी साइन बाय ऑल डिपॉजिटर। तो यहाँ पर कहा गया है जॉइंट ए रहे या जॉइंट बी रहे, कोई भी अकाउंट रहे, ट्रांसफ़र अगर करना है अकाउंट दूसरे ऑफिस में तो उसके लिए दोनों की साइन या जितने भी होल्डर है उन सारे की साइन जरूरी है। ये करेक्ट है, आंसर रहेगा फिर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फी फॉर इशू ऑफ फ्रेश एसबी पासबुक इन लिeu ऑफ यूज्ड वन। तो अगर यूज्ड वन पासबुक के लिए खत्म हो गया एक पासबुक तो उसके बदले नया पासबुक देना है तो कोई फी नहीं लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, इफ द एसबी पासबुक इज लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड और स्पॉइल्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ द डिपॉजिटर, डुप्लीकेट पासबुक में बी इशूड ऑन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ। तो पहले 10 रुपये लगते थे डुप्लीकेट पासबुक के लिए अगर गुम हो गया, खो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन अभी इसके लिए पैसे लगते हैं 59 रुपीज़। पहले डुप्लीकेट पासबुक की फ़ी थी 10 रुपये, अभी फ़ी हो गई है 50 रुपये प्लस 9 रुपये GST यानी 59 रुपीज़। नेक्स्ट, डुप्लीकेट पासबुक कैन बी इशूड बाय एक्सेप्टिंग मैन्युस्क्रिप्ट एप्लीकेशन विदाउट इंसिस्टिंग फॉर एप्लीकेशन एज रिगार्ड। तो यहाँ पर पासबुक अगर स्पॉइल्ड हुआ है, ख़राब हो चुका है, तो ऐसे केस में एक हाथ से लिखा हुआ अगर एप्लीकेशन देते हैं तो भी उसे दूसरा पासबुक मिल सकता है। उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन जो डुप्लीकेट फॉर्म का रहता है वो करने की ज़रूरत नहीं है पासबुक अगर स्पॉइल्ड हुआ है तो। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय IBB इन रिस्पेक्ट ऑफ SB अकाउंट। IBB का फुल फॉर्म है इंटरेस्ट बेयरिंग बैलेंस। IBB मतलब इंटरेस्ट बेयरिंग बैलेंस। तो ये क्या होता है, तो ये होता है लोएस्ट बैलेंस एट क्रेडिट बिटवीन द क्लोज ऑफ 10th डे, 10 तारीख से लेके महीने के आखिर तक। क्लोज ऑफ 10 डे यानी 10 तारीख के शाम को जो बैलेंस रहेगा और महीने के अंत में जो बैलेंस रहेगा उसका जो लोएस्ट बैलेंस, जो कम से कम बैलेंस रहेगा उसे हम IBB इंटरेस्ट बेयरिंग बैलेंस कहेंगे, 10 तारीख के शाम का, ना कि 10 तारीख को। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट एज रिगार्ड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन POSB अकाउंट। तो POSB अकाउंट्स के इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है ये हमें बताना है। तो इसमें सी वाला स्टेटमेंट जो दिया है वो करेक्ट नहीं है, बाकी के चारों स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। पहला है द इंटरेस्ट बेयरिंग बैलेंस इज द लोएस्ट बैलेंस एट क्रेडिट फॉर द डिपॉजिटर इन ईच कैलेंडर मंथ बिटवीन द क्लोज ऑफ 10th डे एंड एंड ऑफ द मंथ। 10 तारीख से लेकर महीने के आखिर तक जो मिनिमम बैलेंस रहेगा वो ही उसका IBB रहेगा, करेक्ट है ये, इसलिए ये वाला आंसर नहीं रहेगा। दूसरा, इफ द IBB ड्यूरिंग द मंथ इज लेस देन 20 इट विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये भी बराबर है। अगर 20 रुपये से कम बैलेंस रहा किसी महीने तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए पकड़ा नहीं जाएगा। तीसरा दिया है इवन इफ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एडमिसिबल ड्यूरिंग द ईयर इज लेस देन 1 रुपी बट मोर देन 97 पैसा शुड बी राउंडेड ऑफ टू 1 रुपी। तो एक गलत है, अगर 1 रुपये से 1 पैसा भी कम आता है तो उसे हम 1 रुपया नहीं पकड़ेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त। यहाँ पर कहा गया 97 पैसा से ज़्यादा है तो हम उसे 1 रुपया पकड़ेंगे, तो ये गलत है। चौथा दिया है इफ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर इन द अकाउंट इज लेस देन 1 रुपी नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। अगर टोटल अमाउंट इंटरेस्ट की 1 रुपये से कम होती है तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये भी सही है। तो हमारा आंसर रहेगा सी कि अगर इवन द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एडमिसिबल ड्यूरिंग द ईयर इज लेस देन 1 रुपी बट मोर देन 97 पैसा शुड बी राउंडेड ऑफ टू 1 रुपी। तो ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड ऑन सेविंग अकाउंट इफ द बैलेंस एट क्रेडिट एट बिटवीन 10th एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ इज बिलो। नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस सेविंग अकाउंट को अगर उसका बैलेंस कितना रहा तो 10 तारीख से लेकर महीने के अंत तक 20 रुपये। 20 रुपये अगर बैलेंस रहता है किसी अकाउंट का तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस महीने के लिए। अ साइलेंट अकाउंट इज वन इन विच अ डिपॉजिट और विड्रॉल हैज नॉट टेकन प्लेस फॉर। तो यहाँ पर 3 कंप्लीट फाइनेंशियल अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो उस अकाउंट को हम साइलेंट अकाउंट कहेंगे। यहाँ पे याद में रखना वर्ड कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, सिर्फ 3 ईयर नहीं कहना, सिर्फ 3 ईयर नहीं कहना। तो यहाँ पे क्या कहेंगे 3 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। अगर 3 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो उसे हम साइलेंट अकाउंट कहेंगे।
नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ विड्रॉवल फ्रॉम सेविंग अकाउंट मेड एट ब्रांच ऑफिस एंड सिंगल हैंडेड एसओ। तो यहाँ पर 10,000 की है लिमिट। 2000 पीएसएस ग्रुप बी के 16 के एग्जाम में आया था, एसबी ऑर्डर 2/2013 है ये। इसमें कहा गया है लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ विड्रॉवल फ्रॉम सेविंग अकाउंट मेड एट ब्रांच ऑफिस एंड सिंगल हैंडेड एसओ। ब्रांच ऑफिस में और सिंगल हैंडेड एसओ में 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा के विड्रॉल होते हैं तो वो वेरीफाई करने पड़ते हैं। व्हाट इज़ द लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ विड्रॉल फ्रॉम सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के विड्रॉल को वेरिफिकेशन करने की लिमिट है 10,000 रुपये। नेक्स्ट 50 सिंगल हैंडेड और ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम केस ऑफ एसबीआई अकाउंट बाय हेड पोस्ट ऑफिस व्हेन नॉमिनेशन एग्जिस्ट। तो नॉमिनेशन अगर रहता है तो कोई लिमिट नहीं रहती है, नो लिमिट आंसर रहेगा। अगर नॉमिनेशन है तो हेड पोस्ट ऑफिस सैंक्शन कर सकता है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम केस ऑफ एसबीआई अकाउंट बाय टाइम स्केल एसबीएम विदाउट नॉमिनेशन। तो पहले ये लिमिट थी 1,000 रुपये, अभी ये लिमिट 10,000 रुपये हो गई है एलएसजी वालों के लिए। पहले 1,000 रुपये थी, अभी ये लिमिट चेंज हो गई है, तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम केस ऑफ एसबीआई अकाउंट बाय एसपीएम इन एलएसजी विदाउट नॉमिनेशन। विदाउट नॉमिनेशन की पहले लिमिट थी एलएसजी के लिए 2,000 रुपये, अभी 10,000 रुपये हो गई है ये। एलएसजी की लिमिट 10,000 रुपये। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम केस ऑफ एसबीआई अकाउंट बाय एसपीएम डीपीएम एचपीएम इन एचएसजी नॉन गेजेटेड विदाउट नॉमिनेशन। तो ये पहले 5,000 रुपये थी, अभी ये भी चेंज हो गई है। नई लिमिट आपको याद रखनी पड़ेगी विदाउट नॉमिनेशन की। उसका टेबल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। एचएसजी 2 की पहले लिमिट थी 5,000 रुपये, तो ये रिवाइज लिमिट है, देख लेते हैं इसको। फाइनेंशियल पावर टू सैंक्शन क्लेम केस जहाँ पर विदाउट नॉमिनेशन या लीगल एविडेंस रहेंगे। विदाउट नॉमिनेशन लीगल एविडेंस यानी जहाँ पर नॉमिनेशन भी नहीं है, लीगल एविडेंस भी नहीं है, तो ऐसे केस में सैंक्शनिंग पावर क्या रहेंगे देख लेते हैं। टाइम स्केल एसपीएम सारे स्कीम में एसबी टीडी एसएसए आरडी एमआईएस एसएसएस पीपीएफ एनएससी केवीपी टाइम स्केल एसपीएम रहता है तो 5,000 रुपये है उसकी विदाउट नॉमिनेशन की लिमिट। एलएचजी एसपीएम ग्रेड 1 वाले भी रहते हैं कई ऑफिस में, तो वो लिमिट है 10,000 रुपये की। एचएसजी एसपीएम एचएसजी पोस्ट मास्टर या एमडीजी पोस्ट मास्टर जो पहले ग्रेड 2 ग्रेड 3 भी थे, अभी सब खत्म हो गया है ये, तो ये 25,000 रुपये इसकी लिमिट है। 5,000 10,000 25,000। उसके बाद में सीनियर पोस्ट मास्टर या सुप्रिटेंडेंट ग्रुप बी ये 1 लाख तक की क्लेम सैंक्शन कर सकते थे। उसके बाद में सीपीएम एसएसपी ग्रुप ए ये 2.5 लाख तक की क्लेम सैंक्शन कर सकते थे। उसके बाद में डायरेक्टर जीपीओ डीपीएस डायरेक्टर जीपीओ या फिर डीपीएस ये 3,75,000 तक की क्लेम सैंक्शन कर सकते हैं। और पीएमजी सीपीएमजी ये 5 लाख तक की विदाउट नॉमिनेशन की या विदाउट लीगल एविडेंस की केस सैंक्शन कर सकते थे। अगर 5 लाख के ऊपर की केस है तो उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी लगता है, और सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर रहा तो ऐसे केस में उसे एज अ नॉमिनेशन ही ट्रीट किया जाएगा, ऐसा मान ले सकते हैं अपन। यानी फिर उसको जिस रूलिंग के हिसाब से जो है वो सेटल कर सकते थे। तो वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था, फिर से एक बार सारे क्वेश्चन देख लेते हैं क्लेम सैंक्शन के। पहला है व्हाट इज द लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम केस ऑफ एसबीआई अकाउंट बाय टाइम स्केल एसपीएम विदाउट नॉमिनेशन। टाइम स्केल एसपीएम की लिमिट थी हमने देखी थी अभी 5,000 रुपये, पहले थी 1,000 अभी हो गई है 5,000, तो ये कंपेयर करते जाइए साथ साथ। उसके बाद में व्हाट इज द लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम केस ऑफ एसबीआई अकाउंट बाय एसपीएम इन एलएसजी। एलएसजी की पहले लिमिट थी 2,000 रुपये एलएसजी वालों की, अभी हो गई है ये 10,000। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिट ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम केस ऑफ एसबीआई अकाउंट बाय एसपीएम डीपीएम एचपीएम इन एचएचजी नॉन गेजेटेड विदाउट नॉमिनेशन। तो यहाँ पर एचएचजी वालों की लिमिट पहले थी 5,000, अभी हो गई है ये 25,000, पहले 5,000 थी अभी 25,000 हो गई है। उसके बाद में व्हाट इज द लिमिट ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम केसेस ऑफ एसबीआई अकाउंट बाय सीनियर पोस्ट मास्टर डिप्यूटी चीफ पोस्ट मास्टर एसपीओज ऑल गेजेटेड विदाउट नॉमिनेशन। तो पहले ये 20,000 थी, अभी ये 1 लाख हो गई है। पहले 20,000 थी किसकी, पोस्ट मास्टर सीनियर पोस्ट मास्टर या डिप्यूटी चीफ पोस्ट मास्टर या एसपीओज की, अभी ये 1 लाख हो गई है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ सेटलमेंट ऑफ
क्लेम केस ऑफ SBI अकाउंट बाय चीफ पोस्टमास्टर SSPOs ऑल गैजेटेड विदाउट नॉमिनेशन। पहले 50,000 थी और अभी ये चेंज होके 2,50,000 हो गई है। 50,000 पहले थी, अभी 2,50,000 हो गई है। तो यहाँ पे याद रखना SSPO कहा गया तो ये ग्रुप ए रहेंगे और सिर्फ SPOs कहा गया तो ये ग्रुप बी रहेंगे। ग्रुप ए कहा गया तो 2,50,000 और ग्रुप बी कहा गया तो 1,00,000 रुपये। नई लिमिट, पुरानी लिमिट थी ग्रुप बी के लिए 20,000 और ग्रुप ए के लिए 50,000। व्हाट इज द लिमिट ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम केसेस ऑफ SBI अकाउंट बाय रीजनल डायरेक्टर विदाउट नॉमिनेशन। तो रीजनल डायरेक्टर की पहले लिमिट थी 75,000, अभी ये हो गई है 3,75,000। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम केस ऑफ SBI अकाउंट बाय CPMG PMG। तो पहले ये 1,00,000 रुपये थी क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट लगता था 1,00,000 के ऊपर की अमाउंट रहती थी, लेकिन अभी ये हो गई है 5,00,000 रुपये। CPMG की लिमिट हो गई है अभी विदाउट नॉमिनेशन केस की 5,00,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज डिफरेंस इन नेम ऑफ द डिसीज डिपॉजिटर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इज टू बी ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विद द क्लेम एप्लीकेशन बाय द क्लेम सैंक्शनिंग अथॉरिटी। तो ये रिकन्सिलेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं अगर नाम में फ़र्क रहा। डिसीज डिपॉजिटर के नाम में अगर कुछ चेंज रहा, डिफरेंस रहा, तो ऐसे केस में एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था जो कि इशू करता था हेड पोस्टमास्टर, और उस सर्टिफिकेट को बोलते थे रिकन्सिलेशन सर्टिफिकेट। रिकन्सिलेशन सर्टिफिकेट बोलते थे नाम में अगर डिफरेंस रहा, जिसकी मृत्यु हुई है उसके नाम में। तो उसके बाद में है KYC नो योर कस्टमर। उसकी 3 कैटेगरी रहती है। पहले एक तो 50,000 से कम, उसके बाद में 50,000 या उससे ज़्यादा 10,00,000 तक, और तीसरी 10,00,000 से ऊपर। 50,000 से कम रही तो डॉक्यूमेंट लगते थे रिसेंट फोटोग्राफ, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। 50,000 या 10,00,000 के बीच रही तो पैन कार्ड एडिशनल लगता था, रिसेंट फोटोग्राफ, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड। और 10,00,000 से ऊपर अगर रहा तो रिसेंट फोटोग्राफ, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, सोर्स ऑफ फंड और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एड्रेस रिपोर्ट विल बी सेंड टू हायर अथॉरिटीज। यानी ये दोनों चीज़, सोर्स ऑफ फंड रहता है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एड्रेस भी लगता है और रिपोर्ट भी भेजी जाएंगी हायर अथॉरिटीज़ को। नेक्स्ट, RD के बारे में थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं 2-4। तो RD पहला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट रूल 1981 केम इनटू फोर्स। ये भी सेम उसी डे फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1982 को। उसके बाद में सेकंड है, अंडर द पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट रूल 1981 जॉइंट अकाउंट मीन। जॉइंट अकाउंट का मीनिंग क्या था यहाँ पे? 1981 का जो पोस्ट ऑफिस RD रूल था उसके हिसाब से एन अकाउंट ओपन बाय 2 एडल्ट्स। जॉइंट अकाउंट में पहले, जॉइंट RD में पहले 2 ही एडल्ट्स अलाउड थे, लेकिन अभी 3 अलाउड है। यानी अभी GSPR के हिसाब से 3 लोग RD ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट मंथली डिपॉजिट इन केस ऑफ RD अकाउंट शैल बी मेड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट एंड द अमाउंट इज सब्सिक्वेंट मंथली डिपॉजिट शैल बी इक्वल टू द फर्स्ट डिपॉजिट, इट इज नोन एज डिनोमिनेशन। तो पहले फर्स्ट टाइम जब RD अकाउंट ओपन करते थे, मंथली डिपॉजिट इन केस ऑफ RD अकाउंट शैल बी मेड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। जो अमाउंट वो से अकाउंट ओपन किया जाएगा RD, वही अमाउंट उसकी डिनोमिनेशन पकड़ी जाएगी। जिस अमाउंट से RD अकाउंट ओपन किया जाएगा उस अमाउंट को क्या कहेंगे हम? डिनोमिनेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू ओपन RD अकाउंट। तो पहले 10 रुपये से RD अकाउंट ओपन होता था, लेकिन अभी 100 रुपये लगते हैं मिनिमम RD अकाउंट ओपन करने के लिए। नेक्स्ट, RD अकाउंट इज ओपन विथ मल्टीपल ऑफ। तो पहले 5 रुपये के मल्टीपल में था, अभी 10 रुपये का मल्टीपल हो गया है, ये भी याद रखना। पहले RD अकाउंट 5 रुपये के मल्टीपल में ओपन होता था, अभी 10 रुपये के मल्टीपल में RD अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिनोमिनेशन अमाउंट फॉर ओपनिंग RD अकाउंट। तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है RD के डिनोमिनेशन की, इसलिए आंसर रहेगा नो लिमिट। हाउ मेनी RD अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल। कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं RD के? नो लिमिट, एनी नंबर। हाउ मेनी RD अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय डिपॉजिट इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कितने RD ओपन कर सकते हैं, उसकी भी नो लिमिट है। नेक्स्ट, इन विच ऑफिस नॉमिनेशन कैन बी रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ RD अकाउंट। तो सब ऑफिस या हेड ऑफिस जहाँ पर भी RD अकाउंट ओपन किया गया है, सब ऑफिस और हेड ऑफिस वेयर RD अकाउंट स्टैंड्स। नॉमिनेशन कहाँ किया जाएगा RD का? जहाँ पर अकाउंट खोला गया है, या तो सब ऑफिस में या हेड ऑफिस में। हु विल मेंटेन नॉमिनेशन फॉर द RD अकाउंट ओपन एट एसओ। सब ऑफिस का RD अकाउंट है तो उसका नॉमिनेशन का रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा? सब ऑफिस खुद ही मेंटेन करेगा। हाउ मेनी
डिपॉजिटर्स कैन ओपन जॉइंट आरडी अकाउंट, तो पहले ये 2 लोग ही खोल सकते थे जॉइंट आरडी अकाउंट, लेकिन अभी 3 लोग भी जॉइंट आरडी अकाउंट खोल सकते हैं। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, व्हाट इज व्हेन आरडी अकाउंट इज ओपन ऑन और बिफोर 15 ऑफ अ मंथ, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर नेक्स्ट मंथ विदाउट डिफॉल्ट फी। तो अगर 15 से पहले का अकाउंट ओपन किया गया है आरडी का, 15 तारीख के पहले का अकाउंट ओपन किया है 15 तारीख या उसके पहले अकाउंट ओपन किया है आरडी का, तो उसके लिए लास्ट डेट रहेगी डिपॉजिट के लिए 15 तारीख। 15 के बाद अगर पे करता है तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। व्हेन आरडी अकाउंट इज ओपन ऑन और आफ्टर 16 ऑफ अ मंथ, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर नेक्स्ट मंथ विदाउट डिफॉल्ट फी। तो 16 या उसके बाद अगर कोई अकाउंट खोला गया है 16 तारीख या उसके बाद में अगर कोई अकाउंट ओपन किया है तो उसका डिपॉजिट कब तक भर सकते हैं, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, लास्ट वर्किंग डे तक हम पैसे भर सकते हैं आरडी के, अगर 16 तारीख या उसके बाद अकाउंट ओपन किया है। व्हेन द आरडी अकाउंट विल बी परमानेंटली डिसकंटिन्यू, परमानेंटली डिसकंटिन्यू कब होगा, मोर देन 6 डिफॉल्ट, 6 से ज़्यादा अगर डिफॉल्ट होते हैं तो वो परमानेंटली डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन कब, इफ़ देर आर नॉट मोर देन 4 डिफॉल्ट सब्सिक्वेंट, इफ़ देर आर नॉट मोर देन 4 डिफॉल्ट सब्सिक्वेंट डिपॉजिट परमिटेड, 4 से ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं है तो सब्सिक्वेंट डिपॉजिट भर सकता है वो। दूसरा का पॉइंट है, इफ़ देर आर 5 डिफॉल्ट डिपॉजिट फॉर ऑल मंथ विल बी विथ डिफॉल्ट फी शुड बी क्रेडिटेड। 5 डिफॉल्ट है तो सारे महीने के पेंडिंग डिफॉल्ट करंट मंथ के साथ में भरना पड़ेगा। 4 डिफॉल्ट है तो डायरेक्टली पे कर सकता है, 5 डिफॉल्ट है तो पूरे डिफॉल्ट पेंडिंग जितने भी है वो सारे उसको पे करने पड़ेंगे। डिपॉजिट कैन नॉट बी मेड हैविंग मोर देन 5 डिफॉल्ट, 5 डिफॉल्ट से ज़्यादा अगर हुए, मतलब 6 डिफॉल्ट अगर हुए तो उस अकाउंट्स डिसकंटिन्यू हो जाएगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट फी फॉर डिफॉल्ट ऑफ रुपीज़ फॉर डिपॉजिट ऑफ ₹200 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2016 टू बी पेड इन जून 2016। 200 रुपये का अगर आरडी का अकाउंट है तो उसके लिए अप्रैल से लेके जून 2016 तक कितने रुपए डिफ़ॉल्ट लगेंगे। तो आंसर दिया है यहाँ पर 4 रुपये। क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफॉल्ट फी फॉर द डिपॉजिट ऑफ ₹200 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2016 टू बी पेड इन जून 2016। अप्रैल महीने के पैसे अगर जून में भर रहा है 200 रुपये तो कितना डिफ़ॉल्ट लगेगा। तो डिफ़ॉल्ट 1% लगता है, तो डिफ़ॉल्ट 1% 200 रुपये का हो गया 2 रुपये, तो ये हो गया अप्रैल का डिफ़ॉल्ट 2 रुपया। उसके बाद में मई में भी उसने नहीं भरे तो मई के फिर से 2 रुपये, तो ये हो गए मई के, और ये जून महीने में भर रहा है, यानी टोटल 4 रुपये डिफ़ॉल्ट होगा अप्रैल महीने का। मई महीने के जो पैसे भरेंगे उसके अलग से 2 रुपये डिफ़ॉल्ट लगेंगे, यानी टोटल डिफ़ॉल्ट उसको 6 रुपये लगने वाला है अगर वो दोनों महीने के भरना है चाहता है तो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अप्रैल महीने का डिफ़ॉल्ट पूछा है तो इसलिए आंसर आएगा ₹4 रुपीज़ यहाँ पर आंसर आएगा, क्योंकि वो सिर्फ अप्रैल महीने का डिफ़ॉल्ट भर रहा है इसलिए। डिफ़ॉल्ट फी विल बी पेड एट 5 पैसा फॉर एवरी 5 रुपीज़ चार्ज वाइड अबव SB ऑर्डर। तो 5 रुपये के लिए 5 पैसा डिफ़ॉल्ट, यानी 100 रुपये के लिए 1 रुपया डिफ़ॉल्ट। रिबेट फॉर डिपॉजिट इन आरडी अकाउंट इज पेड। आरडी अकाउंट के लिए रिबेट कितना रहेगा, आंसर रहेगा बी, फॉर मिनिमम ऑफ 5 मंथ एडवांस डिपॉजिट एंड अ करंट मंथ। तो करंट मंथ को पकड़ के अगर 6 महीने के भरते पैसे टोटल, मतलब मिनिमम ऑफ 5 मंथ्स एडवांस, 5 आगे के महीने और करंट मंथ, ऐसे पकड़ के टोटल 6 महीने के अगर पैसे भरता है तो उसे रिबेट मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिबेट इन केस ऑफ आरडी अकाउंट विद डिनोमिनेशन ऑफ ₹10। 10 रुपये के डिनोमिनेशन के लिए 6 महीने के लिए 1 रुपये रिबेट मिलेगा और 12 महीने के लिए 4 रुपये रिबेट मिलेगा। 10 रुपये डिनोमिनेशन का अगर आरडी अकाउंट है और 6 महीने का एडवांस भरता है तो उसे 1 रुपये रिबेट मिलेगा, और 12 महीने का अगर भरता है तो 4 रुपये रिबेट मिलेगा। मतलब 100 रुपये का अकाउंट है तो उसे 10 रुपये रिबेट मिलेगा 6 महीने के लिए, और अगर 12 महीने के एडवांस में भरता है पूरे तो उसे 40 रुपये रिबेट मिलेगा। 18 क्वेश्चन, व्हाट इज अमाउंट ऑफ आरडी विड्रॉल विथ रेफरेंस टू डिपॉजिट्स। आरडी विड्रॉल यानी इसे लोन या हाफ विड्रॉल भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम
50% ऑफ डिपॉजिट, जितना डिपॉजिट है उसका 50% तक वो विड्रॉल कर सकता है। कितने? 1 साल के बाद। आरडी विड्रॉल एलिजिबल फॉर पेमेंट आफ्टर 1 ईयर, कब एलिजिबल होता है आरडी विड्रॉल के लिए, यानी हाफ विड्रॉल के लिए पेमेंट के लिए कब एलिजिबल होगा? आफ्टर 1 ईयर व्हेन आरडी अकाउंट इज नॉट डिसकंटिन्यू। लेकिन आरडी का अकाउंट उसका डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। 1 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाएगा हाफ विड्रॉल के लिए, लेकिन अकाउंट डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच्योरिटी पीरियड ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट शैल बी। आरडी की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की रहती है, आंसर रहेगा 5 ईयर्स, और ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं 5 साल के लिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पीओएसबी स्कीम ऑफर लोन फैसिलिटी, कौन सी स्कीम में लोन फैसिलिटी है? तो पोस्ट ऑफिस में लोन सिर्फ आरडी पे मिलता है, लेकिन उसे विड्रॉल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आंसर दिया है नन ऑफ द अबव। एमआईएस में लोन नहीं मिलता है, एसबी में भी नहीं मिलता है, लेकिन आरडी में लोन मिलता है, उसे विड्रॉल का नाम दिया गया है, हाफ विड्रॉल कहते हैं, तो उसे ही लोन कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए था लोन। नेक्स्ट, डेट ऑफ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ आरडी अकाउंट इज 3/10/2010। उसके बाद में कहा गया मैच्योरिटी डेट है उसकी 3 अक्टूबर 2010, लेकिन बाद में कहा गया कि 2 अक्टूबर 2010 और 3 अक्टूबर 2010 को हॉलीडे, 2/10/2010 एंड 3/10/2010 आर हॉलीडे। When the amount due on maturity RD account can be received by the depositor। तो ये 3 तारीख को मैच्योरिटी है, लेकिन 2 तारीख और 3 तारीख को छुट्टी है, तो पैसे मैच्योरिटी के कब मिलेंगे? 3 तारीख को मैच्योरिटी है, 2 और 3 को छुट्टी है, लेकिन तो पैसे कब मिलेंगे? तो यहाँ पर कहा गया है ऑन 1/10/2010, यानी 1 तारीख को पैसे मिलने चाहिए, यानी छुट्टी के पहले दिन। लेकिन फिनाकल में ऐसा नहीं होता है, उसको पैसे 4 तारीख को ही मिलते हैं, तो ये थोड़ा नोट कर लेना। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर आरडी अकाउंट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड अप टू। तो आरडी की मैच्योरिटी 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं हम, आंसर रहेगा 5 ईयर्स। व्हेन आरडी अकाउंट कैन बी प्रीमेच्योरली क्लोज। तो आरडी अकाउंट पीएमसी कब कर सकते हैं? आफ्टर 3 ईयर्स। उसके बाद में 25th क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट टू विच प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम बेनिफिट विल बी एक्सटेंडेड। तो ये 50 रुपये थी पहले स्कीम, प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम आरडी का एक इंश्योरेंस फैसिलिटी थी, पीएसएस बोलते उसको, तो इसके लिए 50 रुपये की मैक्सिमम लिमिट थी। व्हाट आर कंडीशंस ऑफ आरडी प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम। तो ये सारी कंडीशन थी उसकी, पहले पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। द एज ऑफ द डिपॉजिटर शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर एंड नॉट मोर देन 53 ईयर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग। 18 से 53 के बीच एज होनी चाहिए प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम के लिए। नो विड्रॉल हैज़ बीन मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 मंथ। पहले 24 महीने यानी 2 साल तक कोई विड्रॉल नहीं होना चाहिए। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली रिस्पेक्ट ऑफ डिनोमिनेशन नॉट एक्सीडिंग ₹50। 50 तक के जो डिनोमिनेशन है उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। डिपॉजिट शुड हैव बीन पेड फॉर 2 ईयर। 2 साल तक डिपॉजिट होना चाहिए अकाउंट में। और ई नंबर का, द अकाउंट हैज़ नॉट बिकम डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू अकाउंट अलाउड नहीं है इसमें। द क्लेम इज अप्लीकेबल विद इन 1 ईयर ऑफ द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। 1 साल के अंदर में क्लेम करना चाहिए डेथ होने के बाद। ये सारे करेक्ट है। नेक्स्ट, फॉर रिपेमेंट ऑफ फुल मैच्योरिटी वैल्यू ऑन द डेथ ऑफ द डिपॉजिटर इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर शुड नॉट बी लेस देन। तो आंसर रहेगा 2 ईयर्स। फुल मैच्योरिटी अगर चाहिए डिपॉजिटर को प्रोटेक्टेड सेविंग्स स्कीम में, आरडी के प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम जो है उसमें अगर फुल मैच्योरिटी अगर उसको चाहिए, तो ऐसे केस में ओपनिंग से डेथ के बीच में, डेट ऑफ डेथ, डिपॉजिटर की डेट ऑफ डेथ के बीच में गैप जो है वो 2 साल से कम का नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आरडी अकाउंट ओपनड फ्रॉम 1/4/2019 टू 30/6/2019 इज। तो 7.6 है इसका, लेकिन आज के रेट में ये इंटरेस्ट रेट कम हो गया है और ये हर 3 महीने में चेंज होते रहता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ आरडी अकाउंट ऑफ डिनोमिनेशन ₹10 ओपन ऑन 1/4/2019 बट बिफोर 30/6/2019। तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू थी 725.05, 725 रुपये 5 पैसे, लेकिन अभी इसकी चेंज होती रहती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं। तो
तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के इसकी जो स्कीम्स है वो कवर करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे न्यू रूल के हिसाब से। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।